खालिद मशाल हमास का नया चीफ बनाया जा सकता है। कतर में रहता है खालिद मशाल। ज्यादातर जीवन गाजा से बाहर रहकर बिताया है इसने। मशाल ने हमास के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाने का काम भी किया है। तो खालिद मशाल के बारे में अहम खबर सामने आ रही है। हमास का ये नेता हमास की कमान संभाल सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि पहले इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा गया और उसके बाद राफा में याह्या सिनवार को भी मारा गया है। अब हमास की कमान आखिर कौन संभालेगा, ये है बड़ा सवाल। और ऐसे में सबसे ऊपर इस फहरिस्त में जो नाम सामने आया है वो है खालिद मशाल का, जिसने ज्यादातर जीवन गाजा से बाहर बिताया है और हमास के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मदद है वो जुटाने का काम किया है। खालिद मशाल हमास का नया चीफ बनाया जा सकता है। तो देखिए, 3 महीने में हमास के 3 बड़े नेता मारे गए हैं और इसी के साथ हमास के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा हो चुका है। पहले मोहम्मद दाइफ, फिर इस्माइल हानिया और अब याह्या सिनवार। 1 साल के अंदर इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। सिनवार की मौत से हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमास को फंड और हथियारों की कमी पहले से ही थी और अब सिनवार की मौत के बाद हमास में गाजा के अंदर रहकर नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा चेहरा ही नहीं बचा है। नेतन्याहू ने चुन चुनकर और एक के बाद एक हमास के तमाम नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है और अब इजराइल गाजा में अपने अभियान को खत्म करने के बेहद करीब पहुंच गया है। और ऐसे में एक नाम सामने आया है, खालिद मशाल का नाम, जो कि नया चीफ बनाया गया है। यह जानकारी अब सामने आ रही। आखिर कौन है हमास का नया चीफ खालिद मशाल, इसके बारे में आइए कुछ और डिटेल्स आपको देते हैं। 1996 से 2017 तक हमास की राजनीतिक विंग का इसने नेतृत्व किया। खालिद मशाल ने नेतृत्व किया। 1997 में मोसाद ने जॉर्डन में जहर का इंजेक्शन देकर इसे मारने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल को मशाल को एंटीडोट देना पड़ा। इसके बाद मशाल ने अपना ज्यादातर जीवन निर्वासन में ही बिताया है। वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के बाद मशाल कुवैत चले गए। बाद में सीरिया और कतर में रहे खालिद मशाल। 2017 में हमास के नेता के रूप में पद छोड़ा। इस्माइल हानिया को नेतृत्व सौंपा। गाजा से बाहर रहने के बाद भी हमास संगठन में खालिद मशाल की दखलंदाजी बनी रही और खालिद मशाल हमास का एक बड़ा नाम बना रहा। और अब हमास की कमान एक बार फिर खालिद मशाल को सौंपी जा सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी जी, पहले इस्माइल हानिया को तेहरान में एलिमिनेट किया गया, उसके बाद याह्या सिनवार ने कमान संभाली और अब खालिद मशाल का नाम सामने आ रहा है सिनवार के मारे जाने के बाद। क्या इजराइल का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि जो भी हमास की कमान संभालेगा उसका अंजाम यही होगा? धन्यवाद समीर, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं ना, जिसके हाथ में मशाल होगी काफिला उसके पीछे होगा। पर अगर जिसके हाथ में मशाल है वही मशाल अगर कतार में है तो काफिला कहां होगा? अब तो गाजा में लड़ना है। क्योंकि सिनवार लगातार 7 अक्टूबर 2023 से लगातार मतलब बिल्कुल भी मीडिया में नहीं आया और पूरी लड़ाई का नेतृत्व करता रहा और वे बहुत जरूरी था। कम से कम हानिया जो है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल हेड होने के कारण इधर उधर जाना और राष्ट्रपति के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए ईरान में पहुंचना, वो काम हानिया करता था। लेकिन लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिनवार कर रहा था। और सिनवार के कारण जो भी जान आज हमास में थी और गाजा पट्टी में जो भी थी, 1 साल से ऊपर हो गया है इजराइल को लड़ने के लिए। 1 साल से ऊपर हो गया है सिनवार को मारने के लिए। आप समझ सकते हैं, हिजबुल्लाह के तो 15 दिन में खात्मा हो गया, इनको 1 साल लगा। तो बहुत बड़ी कामयाबी है इजराइल को और ऐसे नेतृत्व का समाप्त करना। और जब गाजा पट्टी में 42,000 से ज्यादा
लोग मारे जा चुके हैं, 1 लाख के ऊपर घायल हैं, 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, गाजा पट्टी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ऐसे वक्त में सिनवर का मरना बहुत बड़ी खाती है। यहाँ की मैं कहूंगा हमास का नेतृत्व खत्म, मशाल तो कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे कहा, मशाल अगर कतार में बैठा है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है गाजा पट्टी में आने की, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म है, तो ऐसे इसमें क्या रह गया? अब तो मुझे लगता है इन्होंने सारे के सारे जो भी इनके पास हॉस्टेजेस हैं रिलीज कर देने चाहिए और सीज फायर की तरफ ही एक नेतृत्व है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब हमास का तो खात्मा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कुलकर्णी साहब, और ये मैसेज इजराइल की तरफ से भी दिया गया है, जिससे सीधे तौर पर अल्टीमेटम माना जा सकता है कि अब हमास के लड़ाके अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं, जीवन दान चाहते हैं, तो उन्हें तमाम बंधकों को रिहा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अब आपको दिखाते हैं याह्या सिनवार की मौत के अंतिम 48 सेकंड का वीडियो। ये वीडियो आईडीएफ के जवानों ने ड्रोन कैमरे से तैयार किया है। ड्रोन कैमरा तेजी से एक मकान के अंदर दाखिल होता है, जो मकान पहले से ही खंडहर और मलबे में बदल चुका है। ये देखिए तस्वीरें, इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि इस इमारत पर पहले हमला हो चुका है। ड्रोन कैमरा जैसे ही अंदर की तरफ दाखिल होता है, कुछ फीट की दूरी पर एक शख्स बैठा दिखाई पड़ता है, जो लाल रंग के सोफे पर बैठा हुआ है। इस शख्स के दिखते ही ड्रोन कैमरा रुक जाता है, फिर ड्रोन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसकी पहचान साफ हो सके। अब सोफे पर बैठे शख्स की तस्वीर भी साफ दिखने लगती है, लेकिन उसने पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे को कपड़ों से ढक रखा है। साफ नजर आ रहा है, पूरे शरीर पर धूल ही धूल है। यही शख्स याह्या सिनवार है, हमास का आज की तारीख में सबसे बड़ा कमांडर, वो शख्स जिसके हाथ में हमास की कमान थी। उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है। ड्रोन जैसे ही आगे बढ़ता है, सिनवार कैमरे की तरफ लकड़ी का टुकड़ा फेंकने की कोशिश करता है। यह वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है। इसी फुटेज के बाद सिनवार की पहचान की जा सकी और इजराइल दुनिया को यह बता सका कि याह्या सिनवार को उसने मार गिराया है। यह कामयाबी इजराइल के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है। याह्या सिनवार के जाने के बाद हमास की कमर टूट गई है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब आपको बताते हैं कि हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार आखिर कैसे मारा गया, कैसे इजराइल ने सिनवार को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की। याह्या सिनवार के बारे में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं था। राफा में सिनवार का मारा जाना पूरी तरह से एक संयोग है, लेकिन यह बड़ा ऑपरेशन आखिर इजराइल ने अंजाम कैसे दिया, कैसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह पता चला कि याह्या सिनवार इस इमारत में खुद मौजूद है, क्योंकि यह कोई मामूली शख्स नहीं था। यह वो शख्स था जिसने गाजा की लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल की नाक में दम किया हुआ था और उसे एलिमिनेट करके इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस इमारत पर यह हमला हो रहा है उसके अंदर सिनवार छिपा हुआ है। राफा के ताल अल सुल्तान नाम के इलाके की इमारत में एक शख्स को दरअसल प्रवेश करते हुए देखा गया था। उसी के बाद आईडीएफ को यह जानकारी मिली कि याह्या सिनवार अंदर है। आईडीएफ ने पीछा किया तो वहां हथियारबंद लोग नजर आए। ये लोग याह्या सिनवार के बॉडीगार्ड थे, जो सिनवार को मौके से निकालने की कोशिश में जुटे थे। आईडीएफ जवानों ने इसके बाद गोलीबारी शुरू की तो सिनवार के बॉडीगार्ड तितर बितर हो गए। सिनवार समेत कुछ लड़ाके एक इमारत के अंदर घुस गए। जिस इमारत में सिनवार मौजूद था वहां टैंक के गोले दागे गए, इसीलिए पूरी इमारत आपको पहले से ही तबाह बर्बाद नजर आ रही। इजरायली सेना ने इमारत के अंदर कौन मौजूद है यह पता लगाने के लिए एक ड्रोन भेजा। ड्रोन में यह कैद हुआ कि एक शख्स घायल हालत में एक सोफे पर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, और ड्रोन को एक डंडे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाद में आईडीएफ की 450th बटालियन इस इमारत में दाखिल हुई और सिनवार का शव हासिल किया। बाद में डीएनए जांच करवाई गई, जिससे याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई। और उसके बाद इजराइल तो इजराइल, अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया कि याह्या सिनवार मारा गया है। और देखिए, सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा पहुंचे आईडीएफ के चीफ हलेवी। जहां सिनवार मारा गया वहां पर हलेवी पहुंचे। ये एग्जैक्ट जगह मैं अगर आपको बताऊं तो राफा है।
राफा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने के बाद, याहिया सिनवार को मारे जाने के बाद आईडीएफ के चीफ ने खुद इस जगह का, इस इमारत का मुआयना किया जहां पर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह दरअसल बताने की कोशिश भी है इजराइल की तरफ से कि हम जो कहते हैं वो कर भी सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन था याहिया सिनवार और कैसे वो हमास का प्रमुख बन गया, हमास का चीफ बन गया। सिनवार कैसे बना हमास का चीफ, ये देखिए। 1982 में पहली बार याहिया सिनवार की गिरफ्तारी हुई। पूरी कुंडली हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं याहिया सिनवार की। इसने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या की थी 1982 में, जब इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद इसे उम्र कैद की सजा मिली। वो 1988 में 2 इजरायली सैनिकों, 4 फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोपी था। वो गिरफ्तार होता है, इसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साल 2006 में अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शालिद को पकड़ लिया। इजरायली सैनिक गिलाद शालिद 5 साल तक हमास की कैद में रहा, 5 साल तक। गिलाद शालिद की अदला बदली में याहिया सिनवार की रिहाई होती है। यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ में। 2015 में याहिया सिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला। 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया, यानी गाजा में हमास के जो भी फैसले होते थे उसमें याहिया सिनवार की प्रमुख भूमिका थी। 2021 में हत्या की असफल कोशिश के बाद फिर उसने गाजा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। आखिरकार अब 17 अक्टूबर 2024 को गाजा का कसाई कहा जाने वाला सिनवार, इसका अंत कर दिया है इजराइल ने। यानी हमास की गाजा के अंदर भी कमर तोड़ दी गई है पूरी तरह से, यह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, याहिया सिनवार का मारा जाना गाजा के अंदर और इजराइल गाजा की इस लड़ाई के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कितना बड़ा डेवलपमेंट है, और इजराइल यहां पर भी रुका नहीं है, उसका ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इजराइल की मंशा क्या है? देखिए, इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है, ये सबसे बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है गाजा में इजराइल की और आईडीएफ की, क्योंकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं था। ये गलती से मारा गया, या यूं कहें कि जो ऑपरेशंस चल रहे थे उसको लीड कर रहा था और उसमें मारा गया। और सब जगह इंटेलिजेंस का सक्सेस हुआ, चाहे वो इस्माइल हानिया का मारना हो, चाहे हसन नसरुल्लाह का मारना हो, या फुआद शुक्र का मारना हो। ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है और एक साइकोलॉजिकली गाजान्स के लिए, गाजा में जो लोग रहते हैं उसके लिए, और इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हालांकि गाजा में अब लगता है शांति होगी, और इसका इंडिकेशन जो है अमेरिका में या उनके जितने चाहने वाले हैं इजराइल के या आईडीएफ के, वो सब ये चाहते हैं कि इस समय एक जो डे आफ्टर, जो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, उस प्लान को आगे रखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि गाजा का जो प्रतिरोध हो रहा है या जो रेजिस्टेंस अभी भी चल रहा है वो खत्म होगा कि नहीं। देखिए, लीडरलेस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। इस समय हमास गाजा में ऑपरेशनली लीडरलेस हो गया है, और जितने भी इसके बड़े प्रमुख नेता हैं, खालिद मशाल है या याहिया सिनवार का भाई है, उसका अभी तक कोई पता नहीं है, एटलीस्ट उनके भाई का। तो अभी लीडरलेस मूवमेंट हो जाने से ऑपरेशंस में, जो ग्राउंड ऑपरेशंस है गाजा में हमास का, उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और उसके चलते ये भी बात की जा सकती है कि अब क्या होगा। या तो वो हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, या हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं भी करते हैं तो एक बात तो श्योर है कि सीज फायर के लिए या इजरायलियों के शर्तों पे सीज फायर के लिए अब मौका बन गया है। लेकिन अब तक जो क्लियर नहीं हो रहा है वो है कि अब तक कितना रेजिस्टेंस बचा है, कितने असले इनके पास अब तक बचे हैं हमास के पास, और वो कब तक इसको यूज करते रहेंगे। आपको याद होगा समीर, 3 महीने पहले से बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमारा ये ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है। हमने देखा कि कभी वो नॉर्दर्न रफा से निकल के नॉर्दर्न गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं, कभी सेंट्रल गाजा की तरफ मूव करते थे। तो लेकिन इसको देख के ये लग रहा है नहीं, कि तो अमिताभ जी, मंशा क्या गाजा पर कब्जे की है? नहीं, देखिए, गाजा पर
मुझे नहीं लगता इजराइल कब्जा करके वहां काबिज होना चाहेगा, क्योंकि हाँ। वहां हालात बहुत बुरे हैं। और लेकिन एक बात तो है कि गजा में किसी न किसी तरह इजराइल या तो आईडीएफ का प्रेजेंस या जिस तरह से अरेंजमेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ वेस्ट बैंक में है वैसा कोई प्रेजेंस बनाए कि इनकी नजर इन पर पड़ी रहे, क्योंकि गजा में अभी भी इंटेलिजेंस स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। हाँ। इनके हॉस्टेजेस जो हैं वो कहाँ हैं वो पता नहीं चल पा रहा है। इनको हसन नसरल्ला, इस्माइल हानिया का पता चल गया, लेकिन इनके हॉस्टेजेस कहाँ हैं, किस हालत में है, जीवित हैं या मर गए, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट clear बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है कि गाजा के अंदर याहिया सिनवार कहां है, ये पता चल जाता है, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक आखिर कहां हैं, वो हैं भी या नहीं हैं तो किन हालात में हैं, ये पता अभी तक आईडीएफ को नहीं चल पाया है। और याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद भी बंधक कहां हैं ये नहीं पता है। हमास के लड़ाकों को नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया है, सिनवार से भी बुरी मौत देने की दी गई है चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा यह अंत की शुरुआत है, 101 इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, बदले में हमास लड़ाकों को मिलेगा जीवन दान। यानी सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया है हमास के लड़ाकों को बंधकों को लेकर। तो पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमास के लड़ाकों को अगर अपनी जान बचानी है, जीवन दान चाहिए, तो बंधकों को फौरन रिहा करो। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू की रणनीति क्या है, आइए जल्दी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिनवार का खात्मा, नेतन्याहू का प्लान ये रहा आपके सामने। बंधकों को वापस लाने का नेतन्याहू के पास सुनहरा मौका है। सिनवार के खात्मे के बाद हमास लड़ाकों के सामने नेतृत्व का संकट है। नेतृत्व न होने से हमास ब्रिगेड में कंफ्यूजन के हालात हैं। इजराइल ने हमास के लड़ाकों से सरेंडर करने की अपील की है। इजराइल ने बंधकों को लौटाने के एवज में सुरक्षा का वादा किया है। हमास के कमजोर होने के बाद नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा कर सकते हैं। और देखिए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट क्या कह रहे हैं, आपको बताते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हम कुछ भी करेंगे, योव गैलेंट ने कहा। हमास के लड़ाके तुरंत हमारे बंधकों को छोड़ें। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, क्या आक्रामक तेवर दिखा रहा है इजराइल और किस तरह से स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया है? मतलब याहिया सिनवार और इस्माइल हानिया, जिनकी बदौलत कतर में बैठकर बातचीत की जाती थी, बंधकों की कैसे रिहाई मुमकिन हो, ये सारी मंत्रणा होती थी, अब उन दोनों को एलिमिनेट करके सीधे सीधे हमास के बाकी बचे लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। देखिएगा समीर, अभी तो हमास में बातचीत भी करेंगे तो किससे बातचीत करेंगे? कोई लीडर तो है ही नहीं ना। हमास की तो लीडरशिप तो पूरी समाप्त हो गई है। सिनवार को रिलीज करने के लिए इजराइल ने 1000 बंधकों को छोड़ा था, जब इजराइल का एक सैनिक पकड़ा था और उस 1000 में सिनवार छोड़ा गया था। आज की तारीख में इजराइल के पास 15,000 फिलिस्तीनी कैदी हैं और इनके पास 100 के आसपास, वो खुद कह रहे कि 101 हमारे बंधक हैं, जिनमें से कहा जाता है कि 30 के आसपास मारे जा चुके हैं। तो अगर 71 है और उनका पता करना मुश्किल हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि हमास क्या फिलिस्तीनी जो वहां पे गाजा रहते हैं, गाजन्स उनको बोलना चाहिए, वो जो लोग हैं वो प्रेशर डालेंगे और किसी ना किसी तरीके से अब सरेंडर तो होना ही है। अब कुछ नहीं बचा है। हमास में कौन है जो बात करेगा? सिनवार था जो लगातार 1 साल के लिए गुमनाम और गुमराह, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, और अब भी ये जो मारा गया है बिल्कुल मतलब मैं कहूंगा एक कोइंसिडेंस के तौर पर, क्योंकि आर्मर्ड फॉर्मेशन वहीं पर थी और उस हमले में ये मारा गया। और क्योंकि ड्रोन के द्वारा पता गया कि इस घर के अंदर जो भागा दौड़ी हो रही है, ये कोई ना कोई महत्व वाला आदमी है, और वो उनको मालूम था कि सिनवार ही एक बचा हुआ है। तो सिनवार के जाने के बाद मुझे नहीं लगता है हमास पट्टी के अंदर कोई भी ऐसा एक आदमी है जो नेगोशिएट कर सकता है। अब नेगोशिएट कौन करेगा? ईरान नहीं तो हिजबुल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ईरान भी अपने भी बचने के लिए और अपने आप से भी वो प्रेशर हटाने के लिए अब नेगोशिएट करेंगे, सीज फायर होएगा, और जो सोच विचार हो, उम्मीद यही की जा सकती है। हमारे आपके जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग उम्मीद यही कर सकते हैं, वरना तो हर तरफ कत्लो गारत ही मची है। रे ऑफ होप इसमें जो नजर आ रही है, उम्मीद की किरण जो नजर आ रही है, वो ये कि शायद बंधक जो हैं वो अब हमास की कैद से आजाद हो जाएं। वहीं सिनवार की मौत के बाद इजराइल पूरी तरह से अलर्ट है। इजराइल में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। हर हालात से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए गए हैं।
और देखिए, सिनवार को मार गिराया गया है। सिनवार के बाद हमास की स्थिति क्या होने वाली है, हमास का भविष्य क्या होगा, यह भी आपको समझाते हैं। सिनवार के जाने के बाद क्या होने वाला है, हमास के तितर बितर होने की आशंका है। गाजा में आईडीएफ के खिलाफ छापामार युद्ध खत्म हो सकता है, मतलब गाजा के अंदर आईडीएफ को जो चुनौती मिल रही थी वो खत्म हो सकती है। हमास लड़ाकों का हौसला टूटना जाहिर है अब संभव है। बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके सरेंडर कर सकते हैं याहिया सिनवार की मौत के बाद। हमास के नेता मिस्र और जॉर्डन भाग सकते हैं, यह भी संभावना है। सिनवार गाजा में रहकर हमास के लड़ाकों को एकजुट कर रहा था। सिनवार की मौत के बाद हमास में नई भर्तियां भी बंद हो सकती हैं, तो यह असर पड़ने वाला है सिनवार के जाने के बाद। सिनवार के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए, यह बंधकों को घर लाने का समय है। और देखिए, अमेरिका और इजराइल के बीच हर कोई जानता है गहरी दोस्ती है। अमेरिका इजराइल को हर साल अरबों डॉलर की मदद देता है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद भी उभरे हैं। ईरान को लेकर दोनों सहयोगियों के बीच तीखे मतभेद हैं। तो गाजा और हमास भी अमेरिका इजराइल के रिश्तों में खटास पैदा करते आए हैं। दोनों देशों के बीच गाजा को लेकर मतभेद क्या है, ये आइए आपको बताते हैं। गाजा में युद्ध विराम चाहता है अमेरिका, चाह रहा है कि अब सीज फायर हो जाए। इजराइल का रुख क्या है, हमास के अंत से पहले युद्ध विराम नहीं होगा, हमास का समूल नाश, जड़ से खात्मा, इस मिशन पर आगे बढ़ रहा है इजराइल। रिहायशी इलाकों में बमबारी का विरोध किया अमेरिका ने, लेकिन यह विरोध क्या दिल से था या ऊपरी दिखावा था, इस पर कई सवाल है। आक्रामक हमला करने का संकल्प ले चुका है इजराइल पूरी तरह से, और बिना शर्त बंधकों की रिहाई का समर्थक अमेरिका है। वहीं इजराइल का देखिए पक्ष क्या है, युद्ध बंद किए बिना बंधकों की रिहाई चाहता है, मतलब युद्ध जारी रहे और हमास के लड़ाके मजबूर हो जाएं बंधकों को छोड़ने के लिए। गाजा को मानवीय मदद की अपील की गई है अमेरिका में, पर गाजा में कुछ बचा है क्या? इजराइल का देखिए रुख क्या है, नाकेबंदी से गाजा में खाने पीने की चीजों का संकट है। दो राष्ट्र समाधान का समर्थक, और ये इंडिया का पक्ष भी है, 2 स्टेट सॉल्यूशन में हम भी बिलीव करते हैं और अमेरिका का भी यही रुख है। लेकिन इजराइल का जहां तक सवाल है, 2 नेशन पॉलिसी का समर्थक नहीं है इजराइल, यानी इजराइल इस पॉलिसी का विरोध करता है। और यहां पर भी अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद साफ तौर पर नजर आते हैं। और देखिए, सिनवार की मौत के बाद ईरान का बयान आया है, गाजा में जंग जारी रहेगी, यह कहा गया है। सिनवार के तौर पर हमने एक साहसी लड़ाका खो दिया, ये ईरान का आधिकारिक बयान याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद। और देखिए, हमास नेतृत्व में कितने नेता जिंदा हैं और कितने नेता मौत की नींद सुलाए जा चुके हैं, ये आपको बताते हैं। पूरा हिसाब किताब यहां पर है। 17 अक्टूबर को मौत हुई इस्माइल हानिया की। इस्माइल हानिया शीर्ष नेता था और इसे मार गिराया गया। इसके बाद पूरी फहरिस्त आपके सामने है। इसाम अल दालेस प्रधानमंत्री गाजा के, विदेश मंत्री गाजा के खालिद मिशान, महमूद जहर हमास का सीनियर नेता, ये अभी फिलहाल मौजूद हैं, जिंदा हैं। और खालिद मिशाल के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि इसे बनाया जा सकता है हमास का नया चीफ। ये देखिए, अल कसाम ब्रिगेड, मरवन ईसा, ये मार्च में मारा गया। साले अल अरौरी हमास का सीनियर नेता, जनवरी में इजरायली एयर स्ट्राइक में इसकी मौत हुई, इसे भी मारा गया। अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, अब आगे क्या? क्योंकि 2 स्टेट पॉलिसी में तो बिलीव नहीं करता है इजराइल, यहां पर अमेरिका से मतभेद तो नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया को क्या बताता है और इजराइल से अलग से क्या कहता है, इसको लेकर भी कई सवाल जहन में आते हैं। तो इस पूरे रीजन में अब आप होते हुए क्या देखेंगे? अगर हम तसव्वुर यह कर लें कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों की चुनौती खत्म हो गई, तो अब क्या होने वाला है? देखिए समीर, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, अब तक इजराइल क्या कर रहा था? अब तक इजराइल जितने भी युद्ध हुए हैं, 48 में, 67 में और 73 में, जो मेजर युद्ध हुए हैं, उन सभी युद्धों में इनके जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स थे उनको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया या इस पोजीशन में ले आए कि ये दोबारा हमसे युद्ध न कर पाए।
ये इंटरनल रेजिस्टेंस से 73 के बाद, और खासकर जब 79 में जब अकॉर्ड हुआ इजिप्ट और अमेरिका के बीच जी, उसके बाद ये इस स्थिति में आ गए कि पूरे जितने भी नेबरिंग स्टेट थे वो इनके लिए वोकली आने के लिए तैयार नहीं। अब ये लोग मान चुके हैं और अब्राहम अकॉर्ड हुआ, और इसके पहले हम सब जानते हैं सऊदी अरेबिया इजराइल से दोस्ती करने वाला था। यानी जो बड़े देश हैं, इस्लामिक देश हैं या वेस्ट एशिया के देश हैं, वो अब इनके 2 स्टेट सोल्यूशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसके बाद अब वो खत्म हो जाएगा। हमास के बाद एटलीस्ट कुछ सालों तक तो जरूर खत्म रहेगा। हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया गया है काफी हद तक, उनके टॉप लीडरशिप को मारा गया है। सीरिया पे अटैक हो रहे हैं, या जो ईरान के समर्थित हुती रेबल्स हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। यानी इंटरनली जो पैलेस्टीन की डिमांड थी या 2 स्टेट सोल्यूशन का था, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अब तक अमेरिका या दुनिया के अन्य देश ये 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात कर रही थी वो सिर्फ लिप सर्विस था, वो सिर्फ दिखावा करते थे। कोई 2 स्टेट सोल्यूशन का कोई खाका तैयार नहीं किया गया था। कहां बनेगा? इनके वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट थे उसमें 1/3 पॉपुलेशन, करीब 8 लाख जो है वो इजरायलियों को या यहूदियों को बसाया गया था। हाँ। एक था, लेकिन गजा को भी चारों तरफ से बंद रखा गया था। और कई बार तो ये कहते थे कि गजा में इतनी तबाही करो कि यहाँ के लोग छोड़ के यूरोप चले जाएं, जिस तरह लीबिया सीरिया के माइग्रेंट जा रहे थे। तो इंटरनल जो डिमांड थी 2 स्टेट सोल्यूशन की, उसको भी वो खत्म करेंगे। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस समय शांत है, वो है सऊदी अरेबिया, और वो काफी करीब है एक अब्राहम अकॉर्ड टाइप अरेंजमेंट के लिए, जिसमें ये बात की जा रही थी कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन जो स्थिति बन गई है, अगर इंटरनल डिमांड 2 स्टेट सोल्यूशन की नहीं हो, और अगर वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी करें, तो जो 90% इजरायली कैबिनेट है जो कंजर्वेटिव है, वो कभी भी बिन्यामिन नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर बने रहना नहीं देना चाहेगी। तो अगर गजा में युद्ध खत्म होता है तो अब वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करेंगे, सीरियन रेजिस्टेंस को खत्म करेंगे, इराक में जो ईरानी मिलिशिया है पर्शियन, उनको खत्म करेंगे, और हुती को। यानी ये युद्ध अभी रुकेगा नहीं। अगर गजा में सीज फायर भी हो जाता है, ये दुनिया के चारों तरफ न्यूट्रलाइज करेंगे। और बिल्कुल, ये अमेरिकी इलेक्शन का यानी हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई तक ही ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। ये मामला अभी बहुत आगे जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में अगले महीने 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। आपका यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती है। आखिर कैसे होता है बैलेट पेपर जिससे अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं? वो बैलेट पेपर दिखता कैसा है, कैसा होता है? टीवी 9 भारतवर्ष आपको अमेरिका के बैलेट पेपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए, ये है वो बैलेट पेपर। दरअसल जो बैलेट पेपर आप देख रहे हैं, इसी तरह के बैलेट पेपर का इस्तेमाल अमेरिका के लोग आगामी 5 नवंबर को करने जा रहे हैं। ये बैलेट पेपर कई पन्नों का होता है। जिस जगह का बैलेट पेपर आप देख रहे हैं, वहां पर 12 पन्नों का बैलेट पेपर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बैलेट पेपर पर राष्ट्रपति के साथ और भी कई चुनाव होते हैं। जिस उम्मीदवार को लोग वोट करते हैं, उसके नाम बाईं तरफ में मौजूद खाली जगह को भरना होता है। इसलिए लोगों को पेंसिल या ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए लाल रंग की मनाही होती है। तो यह है वो बैलेट पेपर जिससे अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुना जाना है। और अमेरिका के बैलेट पेपर के बारे में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। आप जो बैलेट पेपर देख रहे थे अभी, वो अमेरिका के कंसास सिटी का बैलेट पेपर है। सबसे पहले आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चारों उम्मीदवारों का नाम दिख रहा है इसमें। अगर आप देखिए, नजर आप डालेंगे तो एक बैलेट पेपर कई चुनाव। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव का ये बैलेट पेपर है। ये बैलेट पेपर, इसी तरह के बैलेट पेपर के जरिए आगामी चुनाव में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाएगा। 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ यूएस सेनेटर का भी चुनाव होना है। इसके अलावा राज्यों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी चुनाव है, जिनके नाम बैलेट पर हैं। आपको बता दें कि कंसास सिटी में इस बार कुल 25 तरह के चुनाव हो रहे हैं। यह भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प जानकारी है और हैरान भी करती है हम भारतीयों को। उम्मीदवार देखिए किस तरह से लिखे जाते हैं, और वो बैलेट पेपर में हमने आपको दिखाया, पूरे सीरियल में आपको तमाम नाम मिलेंगे।
इस तरह से लिखा जाता है, उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप। कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन है कैंडिडेट, कौन सी पार्टी का? डेमोक्रेटिक पार्टी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये टक्कर क्या रंग लाती है, कौन बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। 22 अक्टूबर को रूस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 22-23 अक्टूबर को रूस में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ हो सकती है पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें भी, ये भी जानकारी आ रही। रूस के कजान में आयोजित हो रहा है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और आइए अब आपको इस खबर के बारे में तफसील से जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को रूस के दौरे पर जाएंगे। 22 से 23 अक्टूबर को पीएम रूस में ही रहेंगे। मौका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बनेगा। अहमियत इसकी यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा हो रही है। जिस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, उसमें दुनिया की 5 तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। जी हां, चीन भी। अब बड़ी बात जान लीजिए, वो ये है कि इस बार रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसके जरिए पुतिन संदेश देना चाहेंगे यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया में रूस के मित्र और सहयोगी अब भी कायम हैं। ये मैसेज देने की कोशिश तो जरूर होगी, इसलिए इस बैठक पर इस बार सबकी नजरें होंगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश से कुछ अहम खबरें। चंडीगढ़ में हुई एनडीए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, एनडीए सरकारों की समाधान देने की पहचान है। एनडीए को तेजी से फैसले लिए जाने के लिए जाना जाता है। जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा है एनडीए। समाज का हर वर्ग आज एनडीए के साथ है। 10 साल में हमें 4.5 करोड़ चिट्ठियां मिली हैं। यूपीए के 10 सालों में सिर्फ 5 लाख खत आए थे। 2014 से लगातार जनता का विश्वास जीता है हमने। मीटिंग में पीएम ने कहा कि ये 1975 के बाद सबसे बड़ा गैर कांग्रेसी समूह है। पीएम ने कहा कि हर साल में ऐसी 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। तो एनडीए की जो बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उनका वक्तव्य क्या रहा, क्या मैसेज दिया गया, इसे लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं उस पर बात करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया वो हम अपने दर्शकों को अभी बता रहे थे, बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश, आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा संदेश सभी अगर देखें तो ये है कि एनडीए एकजुट होकर देश में सबसे बेहतरीन सत्ता चला रहा है, ये मैसेज देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। और एनडीए का पूरा भरोसा प्रधानमंत्री में है और प्रधानमंत्री पूरी तरह से एनडीए को एकजुट लेकर चल रहे हैं, ये उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कही वो ये था कि हरियाणा में जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक इसलिए है कि जिस तरह से किसानों का नैरेटिव चलाकर विपक्षी दलों ने उनके ऊपर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि किसान विरोधी हैं ये लोग, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने एनडीए को हाथों हाथ लिया। हरियाणा में किसानों ने वोट देकर ये प्रूव कर दिया कि सरकार बेहतर काम कर रही है और विपक्षी दलों के प्रोपेगेंडा को फेल किया है किसानों ने। तो ये एक तरह से जो इंडोर्समेंट है प्रधानमंत्री का, जो बार बार ये बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री और किसान बिल को लेकर जो आए थे उसको लेकर बहुत विरोध था, उसको कहीं ना कहीं आज खारिज करने का मौका मिला है हरियाणा के चुनाव के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में फ्री कोचिंग योजना फिर से शुरू कर दी गई। फरिश्ते स्कीम को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता के काम किए तो हम जेल गए, हमारी अच्छी योजनाओं को रोका गया। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे भगवान ने मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया। जो अवसर मुझे मिले वो अवसर गरीब से गरीब लोगों को भी, दिल्ली के मेरे गरीब से गरीब बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो वो अवसर मुहैया कराने के लिए हमने स्कीम निकाली थी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है बच्चा,
इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, रेलवे के लिए, नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी वो देता है, अगर कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको दिल्ली सरकार उसका कोचिंग का सारा खर्चा देती थी। और बाद में हमने उनको 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था, ताकि पढ़ते वक्त वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना आना है उसके लिए, उसको जाने आने के लिए और उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया। कुछ अड़चनें कोरोना की वजह से आई और उसके बाद मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम। इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। कुछ लोग कई बार कहते हैं जी उनकी तो लड़ाई नहीं होती थी, पर उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं था। कुछ ना करें, आज हम बैठे रहें। अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई कुछ होगा ही नहीं, संघर्ष ही नहीं होगा। हम ये काम कर रहे हैं। हमने मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक किए इसीलिए वो जेल गए। सतेंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए इसीलिए वो जेल गए। मैंने बिजली फ्री करी, इतने सारे काम करे इसीलिए मैं जेल गया, इसीलिए इतना संघर्ष है। अगर हम ये सारे काम ना करें, हम भी पैसे कमाएं, ऊपर वाले उनको भी पैसे देते रहें, बांट के मिल बांट के खाएं, ये तो व्यवस्था चली रही थी। इसी व्यवस्था को तो खत्म करने के लिए आए। इस व्यवस्था हमारा किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था बदलनी है अपने को मिलकर। सर, इस तरह की दूसरी योजना जैसे फरिश्ते योजना बहुत जरूरी योजना, फरिश्ते योजना चालू हो गई है। फरिश्ते योजना भी इन्होंने बंद की थी, वो भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। फरिश्ते योजना चालू हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली वालों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है।